आज हम करेंगे 10th क्लास का इको का लेसन फर्स्ट, जो मैंने पहले आप शुरू करा दिया था। तो आज हम करेंगे यहाँ पर कि क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे और हमारे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित वे पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट की गई कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं का विचार किया जाना चाहिए? नेक्स्ट है विकास की धारणीयता। हम विकास को जिस तरह परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि यह एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। अगला है अब भूमिगत जल। ये मैंने पहले भी पढ़ा था। भूमिगत जल क्या होता है कि धरातल पर बहने वाला जो जल है वह जब रिस कर नीचे धरती पर नीचे चला जाता है तो उसे कहते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। मतलब जो भूमिगत जल है जो संसाधन है नवीकरणीय है, क्योंकि इनकी पूर्ति कौन करता है? प्रकृति करती है। जैसे बारिश होती है, बारिश का जल पृथ्वी पर आता है और उसके पश्चात पृथ्वी पर वो इकट्ठा हो जाता है महासागर के रूप में, तालाबों के रूप में। तो और जब गर्मी बढ़ती है तो वाष्प बनकर फिर वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह उसकी जल चक्र चलता रहता है। तो इसकी पुनः पूर्ति कौन करता है? प्रकृति। लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हम पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ वह भी समाप्त हो जाएंगे। मतलब भंडार तो है, लेकिन जैसे जैसे उनकी हम उपयोग करते रहेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आगे है। जैसे कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार कहाँ पर है सबसे अधिक? मध्य पूर्व देश में। कहाँ पर क्वेश्चन बनता है? जैसे सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? सबसे अधिक मध्य पूर्व देश में। विश्व में कितने हैं? सबसे अधिक विश्व में है। नेक्स्ट आ जाएगा ये। अब यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। आगे है अब ये पर्यावरण में गिरावट। जो हम कहते हैं पर्यावरण निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, तो अगर पर्यावरण गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है।
तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। बाकी जो आगे जो क्वेश्चन आपको भेजे जा रहे हैं इन्हें अपनी कॉपी पर कर लेना। जैसे जो बहुविकल्पी प्रश्न जैसे हम आम पेपर में आते हैं, जैसे इनमें से कौन सा भौतिक पर्यावरण का अंग है, तो कौन कौन से भौतिक पर्यावरण में आते हैं, सभी आते हैं, भूमि, वायु, जल। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। इनमें से कौन विकास का आधुनिक विषय है, कौन सा है इनमें से, सी धारणीय विकास। हरित जीएनपी का संबंध है किससे है, धारणीय विकास से है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी से संबंधित है, धारणीय विकास। इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है, कौन सा है, पहला स्थान है श्रीलंका का। किस देश का स्थान मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है, किसका है, नेपाल का। भारत की जीवन प्रत्याशा क्या है, मतलब एक जो जीवन प्रत्याशा इस व्यक्ति की जो आयु मापी गई कितनी है, 63 वर्ष। भारत की साक्षरता दर क्या है, 65.2%। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता है, किस राज्य में है, उड़ीसा में। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र में कल भी आपको बताया था, क्या है, देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। सामान्यतः किस आधार पर किसी देश का विकास निर्धारित किया जाता है, किस पर आधारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों का स्वास्थ्य दर। ये क्या है, इसके तीनों ये आंसर सही है। इसमें पड़ोसी देश में से किस देश का मानव विकास सूचक भारत से बेहतर है, किस देश का है, श्रीलंका का। मान लीजिए 4 परिवार किसी शहर में रहते हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। यदि 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 तथा 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय कितनी होगी, तो इसका आंसर आएगा 6,000। 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, $620 प्रति वर्ष। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है, किस राज्य की है, पंजाब की। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत की तुलना में बेहतर है, श्रीलंका। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, साक्षरता दर कहते हैं सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, केरल में। किस देश का मानव विकास सूचकांक श्रेष्ठ है, श्रीलंका। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल में। रिक्त स्थान भरिए, अब इसमें खाली स्थान भरने हैं। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के कुल क्षेत्रफल को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है हमें, प्रति व्यक्ति आय। औसत आय डैश आय भी कहलाती है, औसत आय क्या कहलाती है, प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। जीडीपी अधिकतर डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, आर्थिक समृद्धि से। वन और जल डैश उदाहरण संसाधनों का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, वन और जल, नवीकरणीय। डैश विकास भावी पीढ़ी से संबंधित है, सतत विकास। मानव विकास में डैश का क्रम सर्वोच्च है, श्रीलंका का। मानव विकास के लिहाज से देश की स्थिति भारत से बेहतर है, श्रीलंका की। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको भेज दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है, मानव विकास के लिहाज से भारत सर्वोच्च स्थान, ये गलत है। प्रति व्यक्ति आय का ये जो सूत्र दे रखा है कुल जनसंख्या बटे ये गलत, ये भी गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बाकी कल करेंगे, तो ये आपको अपनी कॉपी पर अटेम्प्ट करने हैं। नवनीत ये क्या थी? एसएसके बना के 8 3 महीने में आते हैं, 1 महीने की हिसाब से पकड़ा होता है, जैसे भीख दे रहे हो ना, दे रहे करना नहीं तो फिर नाम काटना, क्या नाम काट के बच्चा 2 महीने फीस देनी पड़ेगी, किसी लेने के लिए। अगर वो एक्टिवेट बना रहा है, वो के एक्टिवेट है, रोज मैसेज जा रहा है, आज बच्चा पढ़ रहा है, देख रहा है, फिर उसके पश्चात एक्टिवेट
गौतम ने पेपर नहीं दिए। पेपर नहीं दिया होंगे अपना बोल रहे होगा उसमें अपना बोल बस एक भी नहीं हुआ। फिजिकल का तो नहीं दिया ये। नहीं जो दिया एक देखता हूँ। दिया है तो ये तो पता चल रहा है। हिंदी का भी नहीं दिया। हिंदी का ध्यान है कि दूसरा तीसरा पेपर थे। इसका देखते हैं। साइंस का भी नहीं दिया। कोई भी पेपर नहीं दिया। ये